तो गांवों के साथ एक अच्छी चीज ये हुई है कि उनको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एक रिच स्किल्ड उनको एक ह्यूमन रिसोर्स मिला है। शहरों से हमारे जो भी मजदूर गए हैं या जो भी हमारे नागरिक गए हैं, वो अनेक प्रकार के व्यापार कौशल, औद्योगिक कौशल और व्यापार की अनेक चतुराइयां सीख कर गाँव गए हैं। और इस सारी प्रक्रिया के दौरान पिछले 3-4-5 महीनों में उनको एक खट्टे मीठे अनुभव भी आए हैं। समाज के अभिजात्य वर्ग के प्रति भी आए हैं, सरकारों के प्रति भी काफी अनुभव आए हैं। अच्छे अनुभव भी हैं, बुरे भी हैं, और उनके बहुत सारे विश्वास टूटे भी हैं। उसका कारण एक अर्बन रूरल डिवाइड नहीं होगा, यह मेरा विश्वास है, लेकिन उनके कौशल को अब गांव में ही गांव को खड़ा करने में उसको प्रयोग किया जाए, उसका रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। स्वदेशी जागरण मंच के नाते हमारा ये मानना है कि हमें अपने स्ट्रेंथ एरिया पे फोकस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। कैपिटल हमारी जरूरत है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट की स्ट्रेंथ है, तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हम अगर देखें तो हमारे पास पूरे ग्लोब का 2% लैंड है। मैं एक सेकंड विभू जी से अनुमति चाहूंगा, मुझे बचा हुआ समय बता दें तो मैं उतने में इसको समेट लूं। कोई नहीं सर, आप हाँ जी सर, आप कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम का। 10-15 मिनट का अभी है स्पेस? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राइट। तो हमारा स्ट्रेंथ एरिया क्या है? अगर हम देखें पूरे ग्लोब को, तो पूरी दुनिया की 2% जमीन हमारे पास है, और उस 2% जमीन में से भी 1% जमीन कल्टीवेबल है, और उस 1% जमीन में भी 3 हिस्से हैं अनइरिगेटेड, दूसरा हिस्सा है रेनफेड, और तीसरा हिस्सा है एश्योर्ड इरिगेशन। अब देखिएगा कितनी खूबसूरत चीज है ये भारत की ताकत, कि दुनिया की 2% जमीन, अगर पूरी दुनिया 100 रुपया है तो हमारे पास 2 रुपया जमीन है। उस 2 रुपया जमीन में 1 रुपया कृषि योग्य है। उस 1 रुपया में से 33 पैसा पे सिंचाई का साधन नहीं है, 33 पैसा वर्षा आधारित है, और 33 पैसा पे इरिगेशन है। दूसरी तरफ अगर हम लाइव स्टॉक सेंसस 2011 को उठा लें, तो दुनिया के जितने मवेशी हैं उसमें से 20% मवेशी भारत में है, 52 करोड़। उनमें से 19 करोड़ 10 लाख गाय हैं, गौवंश है, और 10 करोड़ 80 लाख भैंस हैं, और बाकी दूसरे मवेशी। कहने का मतलब दुनिया के अगर 100 रुपए मवेशी हैं तो 20 रुपए मवेशी लाइव स्टॉक हमारे पास है, और दुनिया में 100 रुपए मानव संसाधन है, तो दुनिया के 18 रुपए मानव संसाधन हमारे पास है। और एश्योर्ड इरिगेशन वाली लैंड हमारे पास कितनी है? 33 पैसा, और 33 पैसा रेनफेड। इसमें से हमें 33 पैसा जमीन में से हमें दुनिया के 38 रुपया मवेशी और मानव संसाधन के लिए भोजन और चारा जुटाना है। और जो भारत के बारे में कहा जाता है, यहाँ बहुत अच्छे कर्म करने वाले को ही जन्म मिलता है। हिमालय जिसका किरीट है, सागर जिसके पैर पखाता है, पूरे ऐसा भूखंड दुनिया में कहीं नहीं है। चौंकाने वाली बातें आपके ध्यान में पहले भी आई होंगी, मैं केवल दोबारा याद कराना चाहूंगा। अमेरिका हमसे अनेक गुना बड़ा है।
चीन का 96 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। भारत का 32 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। लेकिन भारत में कृषि योग्य भूमि, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, चीन से भी ज्यादा है, अमेरिका से भी ज्यादा है, चीन से भी ज्यादा है। चीन का लगभग 15%, अमेरिका और चीन दोनों का राउंड अबाउट 14 से 15% वहां फर्टाइल लैंड है। तो भारत को जो एक विशेष भगवान ने कृपा दी है, इतनी बायोडाइवर्सिटी है, 500 से ऊपर सब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं एक ही समय में, जहां प्लस 50% भी टेम्परेचर रहता है, -50 भी रहता है। ह्यूमिडिटी लेवल राजस्थान में ऐसा है कि सिर्फ इतनी बड़ी पगड़ी रखनी पड़ती है, तो उड़ीसा के तटों पे 80% 90% तक ह्यूमिडिटी रहती है कि तन का पसीना ही नहीं सूखता। तो इस एक जलवायु विविधताओं के कारण विश्व की सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी भारत में है। और बायोडाइवर्सिटी में भी अगर आगे देखें हम, तो तिल भी उगता है, ताड़ भी उगता है, खट्टी इमली उगती है, चरचरी अदरक उगती है, तीखी मिर्च भी उगती है, पकबका चना भी उगता है, रस से भरा हुआ तरबूज भी उगता है। और दूसरी तरफ देखें तो बायोडाइवर्सिटी की हजारों नस्लें भी हैं। बैंगन है तो 3000 प्रकार का है। उत्तराखंड में देखें तो राजमा 100 से अधिक प्रकार का है। चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुआ मिट्टी है। गायों को देखें, देसी गायों की बात कर रहा हूं मैं, तो 28, 29, 30 प्रकार की नस्लें हैं। नागौरी है, साहिवाल है, गिर है। तो इन सब के कारण स्वदेशी जागरण मंच का यह मानना है और अध्ययन है कि हमारी कृषि का, हमारे मवेशियों का, हमारे मानव संसाधन का ठीक से नियोजन हो जाए तो हम विश्व की 400 करोड़ से अधिक जनसंख्या के लिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस दे सकते हैं। ये जो विश्व व्यवस्थाएं पिछले दिनों स्थापित की गई, इन्होंने बड़ी चतुराई से हमारे इस स्ट्रेंथ एरिया को क्रश किया है, हमें पता ही नहीं लगने दिया। अगर हम पहली रासायनिक खाद को देखें, अगर हम पहले कृषि यंत्र को देखें, ट्रैक्टर को, तो ये पिछले 150 वर्षों में आए हैं। हमारे मवेशी को योजना पूर्वक एकीकृत कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इंटीग्रेटेड एग्री रूरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से योजना पूर्वक हटाया गया। पूरे लाइव स्टॉक को एग्रीकल्चर से हटा दिया गया और उसे आइदर सोर्स ऑफ मिल्क और सोर्स ऑफ मीट वो बनाया गया। 2014 के मुकाबले अगर हम देखें, तकलीफदायक बात है, लेकिन फैक्ट्स समाज के वर्ग के ओपिनियन मेकिंग क्लास के सामने तो कम से कम आने ही चाहिए। 2014 के मुकाबले 2015 में हमने 20% ज्यादा मीट एक्सपोर्ट किया और 24 लाख टन हमने मीट एक्सपोर्ट किया। 24 लाख टन को अगर समझना हो तो एक गाय या भैंस से औसत, गाय तो नहीं लेकिन एक भैंस के आकार के जीव से लगभग 75 किलो मीट निकलता है। तो 3.25 करोड़ इस साइज के अगर हम मवेशियों को स्लॉटर करते हैं तो 24 लाख टन के लगभग मीट बनता है। हमने 2015 में 2014 के मुकाबले 20% ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करके वर्ल्ड के लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर हम बन गए 23% शेयर के साथ। जिससे जहां एक तो हमारा ऑर्गेनिक जो खाद है उसका अभाव धीरे धीरे शुरू हुआ। आपको हैरानी होगी 1951 में
2 किलो यूरिया 1 हेक्टेयर में डलता था। हमने योजना पूर्वक हमारे यहाँ कुछ भगवानों को गढ़ा गया, और उन भगवानों का अगर हम विश्लेषण करें तो खेती का मशीनीकरण और खेती का जहरीलीकरण, उन्होंने खेती की जटिलताओं में जाए बिना उसकी जटिलताओं को समझकर और उसके फिर धागे सुलझाते हुए समाधान निकालने की बजाय सीधा सीधा खेती का मशीनीकरण और जहरीलीकरण किया। 1966-67 में अगर हम आ जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर, तो 6 किलो यूरिया पर हेक्टेयर डलता था। दोस्तों, आज ऑन एन एवरेज 135 किलो 1 एकड़ में, हेक्टेयर नहीं, 1 एकड़ में डलता है। कुछ जिलों में 400 किलो तक डलता है। पिछले वर्ष 2019-20 में फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का आप उठा के देख लेना, भारत के खेतों में 5300 करोड़ किलोग्राम रासायनिक खाद, जहर, कीटनाशक जहर के रूप में छिड़का गया। भारत की जनसंख्या पर मान लें तो हर व्यक्ति ने हर महीने 4 किलो रासायनिक जहर खाया। इसका फल क्या हुआ? जो मैंने पहले बताया, 20% पॉपुलेशन बीपी की मरीज हो गई। एडल्ट पॉपुलेशन 20% का मतलब लगभग 25 करोड़ लोग आज नॉन पेशेंट्स हैं बीपी के, शुगर, किडनी कैंसर। लोकसभा में बताया गया 14 जुलाई 2015, जहां हरित क्रांति हुई, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जहां सिर्फ 4 सालों में 2011, 12, 13, 14 4,43,397 लोग कैंसर से मर गए हैं। तो ये जो रासायनिक खाद पर हम शिफ्ट किए 2019-20 में सरकार का बजट उठा ले हम 80,000 करोड़ रुपया यूरिया कंपनियों को सब्सिडी है डायरेक्ट। 30 से 40,000 करोड़ का हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो हमारा यह मानना है कि अगर हम ठीक से नियोजन कर लें, मानव संसाधन, मवेशी कृषि, तो जहां एक और हमें ये जो 80,000 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट, ये तो लाभ होगा ही, विदेशी मुद्रा तो बचेगी ही, हमारा जल स्तर जो ऊपर आएगा ही, हम एग्री बेस्ड इंडस्ट्री गांवों में लगाकर हम भारत को दोबारा भी खड़ा कर सकें। पूरी विश्व मानवता खोज में है अच्छे भोजन की। लोग पीड़ित हैं ये इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग से, ये पेस्टिसाइज्ड फार्मिंग से लोग पीड़ित हैं। ये फार्मिंग भूमि का जल भी नष्ट कर रही है। ये लैंड की जो COP14 हुआ, जिसमें बताया गया कि 900 लाख हेक्टेयर डेजर्टिफिकेशन की तरफ चली गई है, और सरकार ने टारगेट लिया है कि 2030 तक हम 260 लाख हेक्टेयर को दोबारा रिवाइव करेंगे। तो उस बजट को हम गांवों में गए, जो हमारे स्किल्ड लोग हैं, गांवों में जो हमारे कृषि कर रहे जो किसान हैं, हमारे इनका ठीक से नियोजन करें तो हम गांव को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। और गांव अगर खड़ा हो गया तो भारत को वो खड़ा कर लेगा। विकास का ये जो वर्तमान मॉडल है, ये खुद खड़ा नहीं रह सकता। इसमें इनहेरेंट पावर नहीं है कि ये खुद खड़ा रह सके। इसमें इम्यूनिटी पावर नहीं है कि कोरोना जैसी कोई अगर समस्या आ जाए तो ये अपनी इम्यूनिटी पावर से ऐसी समस्याओं से इकोनॉमी को बचा ले, देशों को बचा ले। ये पैरासाइट है ये मॉडल। तो हम जो ये विकास का मॉडल जो ला रहे हैं, ये अपनी ताकत से चल नहीं सकता। ये भारत का शोषण करता है तो जिंदा रहता है।
तो हमें ये दोबारा गांवों को खड़ा करना पड़ेगा। और अंत में मैं अगले 3-4 मिनट में हमारा ये मानना है, आधुनिक चुनौती को स्वीकार करते हुए हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। हर जिले में 5-5, 6-6 अच्छे पढ़े लिखे नौजवान, मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स, आईआईटी से टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के सभी तरीके जानने वाले एक्सपर्ट्स, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग के सभी जानने वाले एक्सपर्ट्स और ई कॉमर्स के एक्सपर्ट्स। ऐसे अगर 5-5, 6-6 लोगों का, नौजवानों का एक समूह अपने कैरियर का अगर 1 साल 2 साल देता है कि मैं गांव जाऊंगा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरी धरती माँ इतनी है कि सोना उगल देगी, तीसरे साल में फसल ऑर्गेनिक हो जाती है, मैं किसान मेहनत में पीछे नहीं है, खेत के अंदर किसान नहीं हारता, किसान हारता है खेत से बाहर की पॉलिसीज में। तो मैं उसको गाइड करूंगा, ट्रेंड करूंगा, लाइफस्टॉक को मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर में रीएस्टेब्लिश करूंगा, जिससे किसान की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, उसकी लैंड की फर्टिलिटी दोबारा रिवाइव करनी शुरू हो जाएगी और उसको ऑर्गेनिक तीसरे साल हो जाएगी। तो ऑनलाइन मैं उसको सिखाऊंगा कि दुनिया तुझे देख पाएगी, तो ऑनलाइन बेचता है। उस प्रोड्यूस की उसी जिले में, उस जिले में जितने नेचुरल रिसोर्स है और एग्रीकल्चर है, इससे रिलेटेड सभी प्रोसेसिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज वहां लगना, उनकी पैकेजिंग होना, सरकार की जितनी फाइनेंस की पॉलिसीज हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स जो एक अट्रैक्टिव पॉलिसी लाकर हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ एग्री प्रोसेसिंग की वहाँ इंडस्ट्रीज लगे, डिस्ट्रिक्ट के नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड इंडस्ट्री लगे और वर्ल्ड वाइड फिर हम इसको ई कॉमर्स के द्वारा दुनिया को, भारत की धरती माता से उपजा हुआ ऑर्गेनिक फूड हम दुनिया की 400-450 करोड़ लोगों को जो चाहते हैं, जो मोटे हो गए हैं, जो बीमार हो गए हैं जहरीला खाना के, हम उनको ऐसा एक मानवता की सेवा करेंगे और अपने स्ट्रेंथ एरिया को पहचानते हुए भारत को पुनः खड़ा करेंगे। कोरोना के संकट को हम एक सुनहरी अवसर में बदलेंगे और पूरी दुनिया को एक बार वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वे भवन्तु सुखिनः का, जो दुनिया पूरी एक रास्ते की खोज में है। और हमेशा भारत ने इस जिम्मेदारी ली है कि भारत की मेघा, भारत की प्रतिभा, भारत के विद्वान एक बार फिर दुनिया को संकट से निकालकर रास्ता दिखाएंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।